आज आप देखने जा रहे हो द बोरोज सीरीज। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक मिस्ट्री फैंटेसी थ्रिलर सीरीज है, जस्ट लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा होगा तो बिल्कुल उसी टाइप का सीरीज है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम एक बूढ़ी औरत को देख पाते हैं जिसका नाम होता है ग्रेस। ग्रेस यहाँ पर टीवी वगैरह देख रही थी और अपने हस्बैंड एडवर्ड के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। अब बातचीत से हमें पता चलता है नेक्स्ट डे एडवर्ड घर आने वाला था। थोड़ी देर बाद ग्रेस सो जाती है, बट रात में हम देखते हैं एक अजीब सा क्रिएचर ग्रेस के ऊपर हमला करता है और ग्रेस तभी चिल्लाते हुए बाहर जाती है, मतलब हेल्प मांगने के लिए। तभी वो क्रिएचर सडनली उसका आवाज बंद कर देता है और उसे खींचकर अंदर ले जाता है। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सैम, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। सैम अभी बोरोज नाम के एक टाउन पर शिफ्ट हो रहे थे। बातचीत से हमें पता चलता है सैम की बेटी क्लेयर और उसका हस्बैंड नील ये सब उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। ये बोरोज एक डेजर्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन जैसा होता है जहाँ पर ओल्ड एज के लोग को यहाँ पर छोड़ा जाता है और वो आपस में मिलजुल कर एज ए सोसाइटी रहते हैं। अब अपनी बुढ़ापा काटने के लिए सैम और उसकी वाइफ ये दोनों इस जगह बुक किए थे साथ में रहने के लिए, बट कुछ दिनों पहले उसकी वाइफ गुजर चुकी है। अब सैम को इस जगह पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए वो इस जगह आने वाला है। फिर हमें के नाम की एक औरत दिखाया जाता है जो कि इस घर के बारे में सैम को बता रही थी और वहां पर एक डिवाइस पड़ा था जिसको सैम तोड़ देता है। मतलब ये डिवाइस एआई असिस्टेंट जैसा है, मतलब जेमिनी या फिर अमेजन असिस्टेंट, सीरी वगैरह जो भी इस टाइप का कुछ मान लो। इस असिस्टेंट की मदद से आप 24/7 कुछ भी हेल्प वगैरह हो तो उसको ले सकते हो। बट सैम यहाँ पर गुस्से में इसको तोड़ देता है और बोलता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ऐसे बोल के वो तोड़ देता है। खैर, तो इसी बात को लेकर सैम और उसका बेटी क्लेयर इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, बट लास्ट में उनका बातचीत होता है और क्लेयर यहाँ पर उसे छोड़कर चली जाती है। अब एज ए व्यूअर हमें पता चलता है कि ये वही घर है जहाँ पर ग्रेस, मतलब वही जो बूढ़ी औरत हमें पहले सीन में वो क्रिएचर जो उससे मार दिया, वही ग्रेस के घर पे सैम शिफ्ट हुआ है। अब थोड़ी देर बाद सैम अपना साफ सफाई कर रहा था और सडनली उसका नेबर जिसका नाम होता है जैक वो घर पर आ जाता है। जैक एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली बंदा था और वो सैम से बातचीत कर रहा था, बट सैम इतना उसको मतलब अवॉइड कर रहा था। खैर, तो जैक यहाँ पर उसे एक बारबेक्यू पार्टी करने के लिए, मतलब ताकि इस पार्टी से आसपास जितने आस पड़ोस वाले हैं उन सबसे उसका मुलाकात हो सके, इसीलिए वो उसे इनवाइट करता है। बट सैम यहाँ पर उसे मना कर देता है, मतलब बोलता है कि र्यूडली बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसे करके मना कर देता है। अब जैक इधर से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे हमें इनके नेबर से मिलाया जाता है जिसपे और कुछ कैरेक्टर्स है। सबसे पहले हम देख पाते हैं आर्ट और जूडी को। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और जूडी एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट थी। अब वो इंटरनेट पे सैम के बारे में जानने के लिए वो उसको स्टॉक कर रही थी, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। फिर सुबह सैम यहाँ पर जल्द से जल्द इस बोरोज नाम की जो जगह है इसका एक सीईओ है जिसका नाम है ब्लेन, उससे मिलने के लिए वो इन लोगों का ऑफिस जाता है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सैम और उसकी वाइफ ये दोनों साथ में डांस कर रहे थे। सडनली सैम की वाइफ को एक हार्ट अटैक आता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मतलब इस फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सैम की वाइफ कैसे मारी गई। सैम यहाँ पर उसके ऑफिस में, मतलब ब्लेन के ऑफिस में एक लड़की के साथ बात कर रहा था ताकि उससे ब्लेन का अपॉइंटमेंट मिल सके और उसी टाइम पर ये सब चीज सैम को मतलब वो काइंड ऑफ उस देख पा रहा था, मतलब वो हेलुसिनेट कर पा रहा था। इससे सैम इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो उधर से चला जाता है, मतलब कुछ बातचीत नहीं हो पाता बल्कि वो इधर से चला जाता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हमें और कुछ कैरेक्टर्स से मिलवाया जाता है जिसका नाम होता है, यहाँ पर हम दो सिक्योरिटी गार्ड को देख पाते हैं। एक जो हेड सिक्योरिटी था उसका नाम है हैंक और दूसरा थोड़ा जूनियर सा बंदा था उसका नाम होता है पैज। अब यहाँ पर रिन ने एक चोरी की कंप्लेंट लिखाने वाली थी, बट हैंक वो कंप्लेंट लेने से मना कर देता है, बल्कि उल्टा बोलता है कि जरूर से तुम लोग बुढ़े हो रहे हो इसलिए तुम लोगों ने वो चीज इधर उधर कहीं पे रख के भूल गए होंगे, तो ठीक से घर पे देखो मिल जाएगा। अब ये चीज कुछ एक क्रिस्टल जैसा था जिसका प्राइस ज्यादा नहीं है, बट फिर भी यहाँ के कंप्लेन लेने से मना कर देता है। खैर, नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ड को जो कि सैम के घर पे घुस गया था और उसके हाथ में एक चाकू था। एडवर्ड यहाँ पर, अब ये साउंड सुनकर सैम वहां पर आता है। अब सैम तो एडवर्ड को जानता नहीं है इसलिए उसे शांत करने के लिए वो आगे आता है, बट एडवर्ड उसे बोलने लगता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो सैम बोलता है कि ये तो मेरा घर है और एडवर्ड बोलता है कि ध्यान से इस घर पे, मतलब घर के जो दीवार है उसके पीछे कुछ आउल्स है। अब ये बात सुन के सैम को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सैम उसे मतलब शांत करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एडवर्ड चाकू से उसके ऊपर हमला करता है और बार बार बोल रहा था कि तुम उनमें से एक हो, तुम उनमें से एक हो। अब ये क्या बोल रहा था हमें आगे पता चलेगा। तभी सैम हेल्प चिल्लाता है और वहाँ सिक्योरिटी भी आ गए थे और कुछ लोग एडवर्ड को पकड़ कर ले जाते हैं। उसको वो लोग पकड़ के एक
द मैनर नाम का एक जगह है, वहां पर लेकर जाते हैं। अब कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है इस जगह पे बहुत सारे बूढ़े लोग जिनका मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। ये जगह भी बरोस पर ही है, बट थोड़ा दूर है। मतलब बरोस पर बहुत सारे घर है जिसको उनका सीईओ ब्लेन वो बेचता है और काइंड ऑफ उस सोसाइटी जैसा मेंटेन करता है उसको। गोल्फ खेलने के लिए जगह है, फिर स्विमिंग पूल है, सब कुछ वहां पर है सोसाइटी में। बट सोसाइटी के बाहर ये मेंटल वार्ड जैसा है, द मैनर। यहाँ पर जो बूढ़े लोग मेंटल स्टेबिलिटी खो देते हैं धीरे धीरे, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। खैर, तो सीन शिफ्ट अगर हम देखते हैं, जो हेड सिक्योरिटी था हैंक, वो सैम को उन लोगों का सीईओ जो था ब्लेन, उससे मिलने के लिए लेकर आया था, क्योंकि सैम ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट रेज किया था इसीलिए। तो ब्लेन यहाँ पर सबसे पहले सैम से माफी मांगता है कि मतलब एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर खराब हो गया, और तो और उसने ऑलरेडी जो कैंसिलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसको तैयार करके रखा है। जस्ट वो सैम को रिक्वेस्ट करता है कि आपके साथ जो हुआ ना वो बाहर मत बताना, बट आपका जो यहाँ पर एक्सपीरियंस खराब हुआ इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, और आप अपना टाइम लेकर इस पे साइन कर सकते हो। बट आप जाओगे कहाँ अभी, क्योंकि सैम का और कुछ घर वगैरह नहीं है। मतलब वो जाकर अपने बेटी के साथ रह सकता है, बट वो काइंड ऑफ वहां पर नहीं रहना चाहेगा, मतलब काइंड ऑफ बोझ जैसा बन जाएगा ना। तो इसलिए सैम यहाँ पर सोचता है कि मैं यहाँ पर ही सेटल हो जाता हूँ। इसीलिए सबसे पहले जो नेबर आया था, मतलब जैक, उससे बातचीत करने के लिए सैम वहां पर जाता है और उससे बोलता है कि तुम जो बोल रहे थे बारबेक्यू पार्टी वगैरह अरेंज करोगे, वो अरेंज करो। नेक्स्ट सैम यहाँ पर तैयार होकर वही पार्टी के लिए जा रहे थे जहाँ पर सब लोग आने वाले थे। उसका बेटी का कॉल आता है, क्लेयर का कॉल आता है। क्लेयर सबसे पहले तो बोल रही थी कि आपने बताया नहीं कि, मतलब उसको तो कैसे पता चल चुका था, एडवर्ड ने उसके ऊपर हमला किया था। सैम यहाँ पर उसको मतलब काम डाउन करते हैं और बोलते हैं मैं ठीक हूँ, और वो पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, जिसको सुन के क्लेयर भी थोड़ा बहुत खुश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं और एक कैरेक्टर से हमें मिलवाया जाता है जिसका नाम है वाली। वाली भी इन लोगों का ग्रुप का ही मतलब हिस्सा होता है। इनके ग्रुप में जैक, आर्ट, जूडी और रिने, जिसको हमने पहले देखा था, और वाली, ये 6-7 लोग थे, और ये सब लोग मिलकर मतलब बातचीत करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। अब रात में सब लोग बातचीत कर रहे थे, तभी जूडी अचानक से चोक करने लगती है, जिसको देख के सैम को फिर से अपने वाइफ का याद आने लगता है। मतलब वो भी ऐसे हार्ट अटैक आते वक्त वो चोक की, उसके बाद मारी गई, तो इसको देख के वो उसका याद आता है, इसीलिए उधर से पार्टी छोड़कर सडनली चला जाता है। तब उसके पीछे पीछे जैक भी आता है। अब जैक और सैम का थोड़ा बहुत बातचीत होता है, जिससे सैम थोड़ा रिलीव्ड काइंड ऑफ होता है, और मतलब यहाँ पर हमें थोड़ा जैक और सैम का बॉन्डिंग भी दिखाया जाता है। थोड़ा ये लोग अच्छे दोस्त हो गए थे, मतलब धीरे धीरे ये लोग अच्छे दोस्त हो गए थे। अब गुड नाइट वगैरह बोल के ये लोग जाते हैं। तभी सैम को अचानक से नींद खुलता है और वो देखता है कि बाहर जैक के घर से कुछ साउंड वगैरह आ रहा है, मतलब अलार्म वगैरह कुछ बज रहा है। तो चेक करने के लिए सैम वहां पर जाता है। अब वो एक हथौड़े से सबसे पहले तो वो नॉक करता है, बट कोई आंसर नहीं करता, इसीलिए क्या चल रहा है क्या नहीं इसे वो जानने के लिए हथौड़े से वो दीवार का खांच तोड़कर अंदर जाता है, और वो देखता है कि उसके सामने वही क्रिएचर है जिसको हमने पहले सीन में हम देखा था। ग्रेस को क्रिएचर ने मार दिया था, वही क्रिएचर कुछ टेंटिकल्स लगा के, मतलब जैक का मुंह पर वो टेंटिकल्स लगा के कुछ कर रहा था। ज्यादा अंधेरा था, हमें ठीक से दिखाई नहीं दिया। अब वो क्रिएचर को देख के सैम बहुत फ्रीक आउट करता है। अभी उसी हथौड़े से उसके ऊपर वार करने जा रहा था, तभी वो क्रिएचर भाग जाता है। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जैक अभी जब तक सैम वहां पर आया तब तक जैक मर चुका था। अब वो क्रिएचर के बारे में सैम यहाँ पर वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे उसको बोलता है, बट कोई भी ऑब्वियसली बात को बिलीव नहीं करता, बिकॉज सब लोग बोलते हैं कि तुम ही बोल रहे हो ज्यादा अंधेरा था, तो अंधेरे में तुमने वो क्रिएचर को कैसे देख लिया, इस टाइप का सब बोलते हैं। वहां पर उसका बात को ज्यादा कोई यकीन नहीं करता। तो सैम भी मन ही मन सोचता है कि हाँ शायद से मुझे कुछ हैलुसिनेशन वगैरह हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ट यहाँ पर दिन में बाहर चला गया था, और वो इस सोसाइटी से दूर थोड़ा एक जगह पर जाता था, अकेले टाइम बिताता था, और उसका एक पालतू कौवा भी था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है एक्चुअली में जैक और जूडी ये दोनों का अफेयर हो गया था, जिसके बारे में आर्ट को मालूम भी है, बट पता नहीं क्यों वो अपनी वाइफ से ये बात कन्फ्रंट नहीं करता है। हालांकि जैक की मौत से आर्ट को खुश होना चाहिए, बट मतलब वो दुखी है क्योंकि जैक भी उसका दोस्त था। खैर, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रीने कम्युनिटी सेंटर में कुछ अपनी दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी। तभी उसको पता चलता है कि और एक बूढ़ी औरत है, उसका भी कुछ क्रिस्टल चोरी हुआ है। मतलब जो सेम क्रिस्टल रिने का कुछ दिन पहले चोरी हुआ था, सेम क्रिस्टल उस बूढ़ी औरत का भी चोरी हुआ है। तो साथ में मिलकर ये लोग कंप्लेन करने के लिए जाते हैं। तभी प्याज
वहां पर था और प्याज वो कंप्लेन एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि मैं आपका कंप्लेन तो ले लूंगा, बट जैसा आपको पता है कि हैंक ये रिपोर्ट करने के लिए मानेगा नहीं और हो सकता है मेरा नौकरी चला जाए, तो मुझे घर पर कौन रखेगा। और ये काइंड ऑफ बोलकर वो एक्चुअली में रेने के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा ऑड है, बट जो कहानी में दिखाया गया है वही मैं बोल रहा हूँ। खैर नेक्स्ट हम देखते हैं वाली वहां पर एक डॉक्टर मंसूर नाम का आदमी से मिलने गया था। अब डॉक्टर मंसूर उससे बताता है कि आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि वाली को 4th स्टेज प्रोस्टेट कैंसर है और थोड़ी दिन में वाली भी मर जाएगा। जो सुनकर वाली मतलब थोड़ा ऑब्वियसली परेशान होगा, क्योंकि थोड़े दिन में वो मरने वाला है। सैम यहाँ पर वही मैनर जाता है और वहां पर वो एडवर्ड से मिलता है। पहले तो एडवर्ड ऑब्वियसली उसको पहचानता नहीं है, क्योंकि उसको डिमेंशिया है, जिससे अक्सर एडवर्ड लोगों को भूलता जाता है। अब सैम यहाँ पर एडवर्ड को वही दीवार के पीछे जो आउल है उसके बारे में पूछता है, बट एडवर्ड पहले नहीं बताता। बट थोड़ी देर बाद बातचीत करते हुए वो बताने लगता है कि चाबी तुम्हें लाइट में मिलेगी और अंधेरे दीवार में तुम्हें आउल मिलेगा। ये सब पहेली में वो बोल रहा था और बार बार चिल्लाने लगता है। तो उसे संभालने के लिए वहाँ का जो केयर स्टाफ था वो सब आ जाते हैं। ये दो बात सुनकर सैम को कुछ पता नहीं चल पाता, बट वो इधर से जाने लगता है। अब ये सब बात ब्लेन जो उस जगह का सीईओ है वो भी नोटिस कर रहा था। अब जूडी हमें दिखाया जाता है, जूडी के पर्सपेक्टिव से हमें दिखाया जाता है। जूडी यहाँ पर सबसे पहले जैक के घर पे जाता है और वो बहुत ज्यादा रोती है वहां पर और उसके एक शॉर्ट को अपने पास रख लेती है। उसके बाद उसको वही हैमर दिखता है, जिस हैमर का मदद से सैम वो कांच तोड़कर अंदर आया था। अब ये हैमर को लेकर वो सैम से पूछने जाता है क्या ये तुम्हारा हैमर है। तो वो हथौड़ा देखकर ऑब्वियसली उस पे सैम का नाम था, इसलिए सैम बोलता है हाँ ये मेरा है। तो जूडी यहाँ पर सैम से पूछती है कि तुम जब वहां पर गए थे तब तक जैक मर चुका था या फिर मरने वाला था। तो सैम यहाँ पर हड़बड़ी में कुछ तो बोल देता है, जिससे जूडी को ऐसा लगता है कि सैम कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, मतलब जैक के डेथ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो वो छुपा रहा है। खैर तो सैम यहाँ पर जल्द से जल्द हथौड़ा लेकर अंदर रखता है और वहाँ पर उसके घर पे जितने भी लाइट्स लगे हुए थे सबको खोल कर देखता है, क्योंकि जैसा एडवर्ड ने बोला था। अब फाइनली उसको बाथरूम के लाइट के नीचे एक चाबी मिलता है जो कि स्टोरेज रूम का था और उसी स्टोरेज रूम का एक नंबर लिखा हुआ था। उसी नंबर को ट्रेस करते हुए वो उसी स्टोरेज रूम तक पहुंच जाता है और चाबी से वो खोलकर अंदर जाता है, जहां पर उसको एक सच में एक आउल मिलता है, जिसको देखकर मतलब सैम यहाँ पर उसको मतलब कुछ भी क्लू नहीं मिलता। उसे लगा था कि एडवर्ड जो बोल रहा है कि आउल वो शायद से वो क्रिएचर को रेफर कर रहा होगा, बट ये क्रिएचर नहीं बल्कि सच में एक आउल निकला, इसीलिए वो चला आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। अब ये टीवी बहुत ज्यादा पुराना होता है, जैसे पुराने टीवी थे जिसमें सीआरओ वगैरह यूज हो रहा था। उसी टीवी की जो रोशनी थी उससे उसके सामने जो हथौड़ा था वहाँ कुछ जलने लगता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है आर्ट वो जो कैबिन में था, दूर एक कैबिन में था, वो देखता है कि सडनली बहुत सारे कौवे उसके आसपास उड़ने लगते हैं और आसमान में कुछ तो होता है और सडनली वो कौवे सब एक एक करके मरने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं जैक के मेमोरियल के लिए एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जहाँ पर सब कोई अपना कंडोलेंस देने वाले थे। अब पीछे यहाँ पर जूडी बहुत ज्यादा इमोशनल थी, बट पीछे बैठकर रेने और वाली ये दोनों कुछ बातचीत कर रहे थे, जिसको सुनते हुए जूडी सबसे पहले तो मतलब उनको बोलती है कि थोड़ा देर चुप रहो, बट उसके बाद थोड़ी देर बाद सैम भी वहां पर आ जाता है और वो वाली को बोलने लगता है मेरे साथ चलो, मेरे घर पर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये सब सुनकर मतलब ये शोर शराबा थोड़ा सुनकर जूडी बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है और जोर से चिल्ला देती है और उधर से उठकर चली जाती है। मतलब वो जो मेमोरियल चल रहा था, मीटिंग चल रहा था, उधर से उठकर वो चली जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाली और सैम, ये दोनों सैम के घर पर आते हैं। सैम वही हथौड़े के ऊपर कुछ नीला सब्सटेंस लगा हुआ था। अब एज ए व्यूअर हमें पता चलता है कि ये वही क्रिएचर का खून है, जो कि अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि उस दिन सैम ने उस क्रिएचर के ऊपर हमला किया था हथौड़े से, तो उसका थोड़ा खून उस हथौड़े में लग गया था। अब वो नीला सब्सटेंस को वो एक चम्मच में रखकर वही सीआरओ वाला टीवी के आगे रखता है, तो वो चमकने लगता है, सडनली ब्लास्ट होता है और कुछ चमकीले पदार्थ में वो चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सीआरओ टीवी से जो किरणें निकल रही है वो किसी न किसी कारण से उस क्रिएचर के ब्लड के साथ किसी वे में रिएक्ट कर रहे हैं। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं रेने की मदद करने के लिए पैज यहाँ पर जिस जगह से वो उन लोगों का जो क्रिस्टल है वो चोरी हो रहा है उस जगह में एक कैमरा फिक्स करते हैं। जब वहां पे मोशन डिटेक्ट होगा तो रेने को एक अलार्म चला जाएगा। यहाँ पर सेकेंड एपिसोड खत्म होता है, चलते हैं थर्ड एपिसोड की तरफ। इसके शुरुआत में हम देखते हैं सैम और वाली ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा लाइट चमक रहा था। इसी को देखते हुए जूडी उन लोगों को विंडो से देख रही थी कि ये लोग
करके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट डे से जूडी यहाँ पर सैम के घर पर नजर रख रही थी। जब भी वाली उससे मिलने जाता था, मतलब सैम से मिलने जाता था, वहाँ पर कुछ ना कुछ उनसे उगलवाने के लिए, जूडी वाले से कुछ ना कुछ उगलवाने के लिए वो उसको पूछती रहती थी क्यों वहाँ पर जा रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वाली यहाँ पर वही ब्लड वगैरह एनालिसिस कर रहा था। अब आपको बता दो कि वाली एक डॉक्टर भी है, मतलब बहुत ज्यादा मशहूर डॉक्टर है। वाली यहाँ पर सजेस्ट करता है कि आज रात को हमें जैक का पोस्टमार्टम करना होगा, तो हमें ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। इनिशियली सैम इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे छुपते छुपाते हुए वहां पर जाएंगे तो हो सकता है इनको जेल भी हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर शक वगैरह चला जाएगा। बट जैसे तैसे सैम यहाँ पर मान जाता है, चलो हम दोनों वहां पर जाएंगे और आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे, जैक का पोस्टमार्टम करेंगे। अब रात होते ही ये दोनों जाते हैं, बट वहां पर पहले से जूडी छुप कर खड़ी थी और वो सडनली इन दोनों के ऊपर पेपर स्प्रे से हमला कर देती है। और फॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका था, तो इन दोनों के आग को कुछ होता नहीं है। बट जूडी उल्टा धमकाने लगती है कि जल्दी यहाँ पर क्यों आए हो, जल्दी बोलो नहीं तो मैं अलार्म दबा दूंगी। अब वाली उसको जैसे तैसे कन्विंस करता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो सच जानने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमें अभी जा रहे हैं जैक का पोस्टमार्टम करने के लिए। अब जूडी भी कन्विंस हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाली जैक का पोस्टमार्टम करता है। हालांकि उसको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, बट उसको माउथ के अंदर 2 पंक्चर वुंड्स मिलते हैं, जैसे कोई चीज उसका ब्रेन फ्लूइड सक कर रहा हो। अब ये पंक्चर वुंड्स, ये बात सुनकर सैम बोलता है कि मैं उस दिन जब रात में गया था तो वो क्रिएचर उसके माउथ में कुछ तो कर रहा था, इसीलिए वाली इन दोनों को भी चेक करता है। अब इन दोनों के माउथ के अंदर भी वही पंक्चर वुंड्स मिलते हैं, मतलब वो क्रिएचर यहाँ पर जितने भी घर पे लोग थे उन सबको एक एक करके उनके ऊपर फीड कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्याज जो कैमरा फीड किया वहाँ पर मोशन डिटेक्ट हुआ, इसलिए रेने को एक नोटिफिकेशन गया और रेने तुरंत प्याज को फोन करके बोलती है कि मैं उसी कमरे में जा रहा हूँ, तब तक तुम भी आ जाओ। जब तक रेने वहाँ पर पहुंची तब तक उसने देखा कि वहाँ पर कई सारे क्रिस्टल्स पड़ा हुआ है और जैसे तो कोई इधर से भागा, ऐसा रहने को लगता है। और जब तक प्याज यहाँ पर आया तब तक वहाँ पर कोई क्रिएचर नहीं था। साथ में ये दोनों उसके घर चले जाते हैं, मतलब रेने के घर चले जाते हैं और ये दोनों रात में इंटीमेट भी होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंक को कॉल आता है कि फ्यूनरल होम में कोई तो घुसा है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाता है। और हैंक का गाड़ी सुनते हुए सैम, जूडी और वाली ये तीनों वहां पर थे। तो सैम यहाँ पर उन दोनों को बोलता है तुम यहाँ पर कहीं पे छुप जाओ और मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा और बोलूंगा कि मैं अकेले आया था। अब ऐसा ही होता है, हैंक यहाँ पर सैम को देखकर उसको गिरफ्तार करते हुए उसको ले जाता है। बट जब वो गाड़ी में उसको बिठाता है तब सैम देखता है कि उसकी वाइफ उसके सामने खड़ी है और वो काइंड ऑफ चिल्ला रही है और हेल्प मांग रही है और वो फ्लिकर हो रहा है, मतलब उसका वाइफ जो है वो ऐसे फ्लिकर कर रही है, जो कि बड़ा ही अजीब था। सैम को फिर से लग रहा था कि वो कुछ हेलुसिनेट कर रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उसी रात में आर्ट जो कि अक्सर बाहर घूमता रहता है, उसको एक जगह पर, मतलब उसके केबिन के पास और एक रूम था, उसका डोर अचानक से बंद हो रहा था और खुल रहा था, ऐसे हो रहा था। तो उसको बंद करने के लिए वहां पर जाता है, बट उसका हाथ वहां पर कट हो जाता है, जैसे मानो वहां पर कुछ अजीब सी अदृश्य शक्ति है वहां पर। तो किसी कारण उसका हाथ वहां पर एक कट लग जाता है उसके हाथ में। नेक्स्ट वो हिम्मत करके उसी दरवाजा को खोल के अंदर जाता है, तो वहां पर एक ट्री था, वहां पर एक ऑरेंज उगा हुआ था। तो उस ऑरेंज के पास जाते ही उसको, ऑरेंज को जब वो पकड़ता है उससे उसका हाथ का जो कट था वो ऑटोमेटिक हील हो जाता है। तो वो सोचता है ये कुछ मिरेकल होगा, इसलिए वो उस ऑरेंज को खा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात में रेने जब सो रही थी तभी अचानक से एक मॉन्स्टर आता है, वही क्रिएचर आता है, वो अपना टेंटिकल्स रेने के माउथ के अंदर डालता है और सक करने लगता है। यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। नेक्स्ट डे आर्ट यहाँ पर पास ही में एक दुकान में जाता है, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि आर्ट बहुत ज्यादा यंग लग रहा था, मतलब वो फ्रूट खाने के बाद उसका असर आर्ट के ऊपर हुआ है। अब उसी स्टोर पर एक चोर यहाँ पर गन दिखा के कुछ लूटने आ रहा था, तभी आर्ट उसको रोकता है, जिससे वहाँ की जो शॉपकीपर थी वो मतलब खुश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैम को गिरफ्तार करके वही मैनर पर लिया गया था। वहाँ पर ब्लेन उससे मिलने के लिए आया था। सैम उसे बोलने लगता है कि मैं अपने फ्रेंड को आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था, इसीलिए वहाँ पर चला गया था। तो ब्लेन यहाँ पर बोलता है कि अगर तुम वहाँ पर अलविदा ही कहने गए थे तो उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ क्यों किया, मतलब वाली ने उसका पोस्टमार्टम किया था ना, इसीलिए। सैम बोलता है कि इन सब के बारे में मुझे नहीं पता, बट सैम कहीं ना कहीं समझ रहा था कि ब्लेन वो क्रिएचर वाली बात जानता है, मतलब यहाँ पे क्रिएचर है और ये सब, मतलब क्रिएचर इन बुढ़े लोगों के ऊपर फीड कर रहे हैं, ये सब के बारे में ब्लेन को कहीं ना कहीं पता है। उनके कन्वर्सेशन से सैम 100% श्योर हो गया था। अब ये सेम बात वो वापस जाकर आर्ट नहीं वाली और जूडी इन दोनों को भी बताता
जाता है और बोलता है कि हम लोगों के जान को खतरा भी हो सकता है। अब वाली ने इसके ऊपर, वो क्रिएचर के ऊपर रिसर्च किया था, मतलब जैक का जो पोस्टमार्टम किया था उसके बाद एनालिसिस करके वो रिसर्च किया। इसीलिए वाली को पता चला कि ये क्रिएचर जो हमारा ब्रेन का फ्लूइड पीता है, वो क्रिएचर थोड़ा थोड़ा ब्रेन फ्लूइड पीता है, इसीलिए ये लोग जिंदा है। बट जैसे ही ब्रेन फ्लूइड कम होता जाएगा वैसे मेंटली अनस्टेबल होता जाएगा और धीरे धीरे उस टाइप के लोगों को ये लोग द मैनर पे शिफ्ट करते थे, जहाँ पर मेंटली अनस्टेबल बुढ़े लोग रहते हैं। और शायद से वहां पर भी ये क्रिएचर बुढ़े लोगों को जितना भी बाकी थोड़ा फ्लूइड होगा उसका फीडिंग करते हुए बेचारे बुढ़े लोग वो मारे जाएंगे। ये सब शायद से बहुत सालों से द बरूस में चलता आ रहा है, क्योंकि बुढ़े लोग हैं और वो इवेंचुअली मारे जाएंगे। ये सबसे अच्छा कवर अप है। अब ये तीनों साथ पर मिलके द बरूस को एक्सपोज करने का और बाकी लोगों को कैसे बचाया जाए इन सब के बारे में प्लान करने लगते हैं। उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए ये लोग एक ट्रैप सेट करते हैं, जिसके लिए इन लोगों को कुछ ब्रेन फ्लूइड की जरूरत होगा। अब इंजेक्शन के माध्यम से वाली सबसे पहले तो सैम का कुछ ब्रेन फ्लूइड कलेक्ट करता है। नेक्स्ट ये लोग कुछ एक डमी तैयार करते हैं जिसको एक कमरे में सुलाएंगे और उसके पास स्प्रिंकलर की मदद से ये लोग उसी ब्रेन फ्लूइड को छिड़काएंगे, जिसको सूंघते हुए वो क्रिएचर आएगा। बट ये क्रिएचर को पकड़ेंगे कैसे, इसके लिए सैम यहाँ पे बोलता है कि ये क्रिएचर का ब्लड वो CRO टीवी जो होता है, ओल्ड टीवी, उससे रिएक्ट करता है, इसीलिए उसके घर पे बहुत सारे CRO टीवीज है, इसको वो वहां पर लेकर आएगा। अब सैम और जूडी ये दोनों सैम के ओल्ड वाले घर पे जाते हैं, जहाँ पर अभी क्लेयर रह रही है। अब क्लेयर का भाई मुलाकात उनसे होता है। क्लेयर अभी बहुत ज्यादा गुस्से में थी बिकॉज सैम कुछ दिनों से उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। अब क्लेयर को उसका चिंता तो होता है, इसलिए वो थोड़ी नाराज थी। बट सैम भी उसको सच नहीं बता सकता, क्योंकि ये क्रिएचर वाली बात कोई बिलीव नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल कोई उसे अपनी आंखों से ना देखे। खैर, तो सैम यहाँ पर उसको ये सब चीज बताता नहीं है। अब वहाँ पर जो टीवीज वगैरह है उसको वो लेकर घर आ जाता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं रेने यहाँ पर उसी दिन की रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी, मतलब जिस दिन कैमरा मूवमेंट वगैरह डिटेक्ट हुआ था, जिससे वही कमरे में उसको हैंक आता हुआ दिखता है। तो वो हैंक का फोटो लेके नेट पर सर्च करती है, उसको एक आर्टिकल मिलता है, वो भी 1975 का। 1975 में कोई तो एक आदमी था जो कि उसका शकल पूरी तरह से हैंक से मिल रहा है और वो आदमी अब तक मर जाना चाहिए। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए वो जिसने आर्टिकल छपवाया था उसके घर पर जाता है और उससे उसको हैंक का पता मिल जाता है। अब वहां पर रेने जाती है और हैंक के बेटे से मिलती है। अब हैंक का बेटा भी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, जहाँ पर उसे हैंक के बारे में पता चलता है। हैंक का नाम कुछ और है, और तो और उसको एक एल्बम से 1975 में हैंक जैसा दिख रहा था, अभी भी वैसा ही दिख रहा है। साथ ही साथ एक फोटो में ब्लेन भी है, और ब्लेन उस टाइम जैसा दिख रहा था अभी भी वैसा ही दिख रहा है। और हालांकि ब्लेन और भी यंग दिख रहा है, वहां जैसा दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा यंग दिख रहा है अभी। दूसरी तरफ आर्ट यहाँ पर एक बार पर बैठा था, वहां उससे मिलने के लिए ब्लेन की वाइफ वो भी आई थी और उससे थोड़ा बातचीत कर रही थी। तभी आर्ट को अचानक से पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है और वो बाथरूम चला जाता है और सडनली वो गिर जाता है और उसका जो फेस था उस पे रिंकल्स आ जाते हैं और तो और उसका हेयर सब धीरे धीरे व्हाइट होने लगते हैं। जैसा उसका चेहरा पहले था वैसा ही हो जाता है और उसका पेट बहुत ज्यादा तेज दर्द कर रहा था। तभी ब्लेन की वाइफ वहां पर आती है, उसको वो हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैज यहाँ पर अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहा था बिकॉज उसको हैंक के ऊपर शक था कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है, इसीलिए हैंक के पीछे पीछे वो जाता है, वो भी एक अंडरग्राउंड में। जब वहां पर हैंक नहीं था तब वो हैंक का की कैड यूज करते हुए उस दरवाजे को खोल देता है, बट सडनली हैंक वहां पर आ जाता है और उसको मार के वहां पर बेहोश कर देता है उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वाली, सैम और जूडी ये तीनों जैक के घर पर थे, जहाँ पर ये क्रिएचर को ये लोग ट्रैप करने वाले थे, बट वो क्रिएचर तब तक आया नहीं था। बट थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो क्रिएचर यहाँ आ चुका था। तब तक सैम जो डिवाइस तैयार किया था, मतलब कई सारे टीवीज को एक साथ मिलाते हुए वो एज ए वेपन उस क्रिएचर के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, बट वो टीवीज शॉर्ट सर्किट हो जाता है और टीवीज मतलब फूट जाते हैं, काम नहीं करता। इसीलिए इन लोगों का वेपन पूरी तरह से वेस्ट था। बट जूडी के पास एक गन रहता है। अब तब तक वहां पर वो क्रिएचर आ गया था। जूडी इस क्रिएचर के ऊपर गन से गोली मारती है, क्रिएचर इधर से भागता है और उसका ब्लू ब्लड चारों तरफ बिखरा पड़ा था। इसको फॉलो करते हुए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं जैक के घर पे जो ओवन था उसके थ्रू ये लोग एक टनल पर जाते हैं जो कि अंडरग्राउंड था। अब ये लोग उसी ब्लड पाथ को फॉलो कर रहे थे, जहाँ पर ब्लड गिरा था उसी रास्ते में ये आगे जा रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लेन यहाँ पर एक गोल्डन लिक्विड पीता है
अब ये गोल्डन लिक्विड क्या है हमें आगे पता चलेगा। और उसको एक कॉल आता है जो कि हैंक ने किया था। हैंक यहाँ पर बोलता है कि पैस को हमारे बारे में पता चल चुका है, मेरे सर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, मैं हेड सिक्योरिटी हूँ, तो मुझे वो जो गोल्डन लिक्विड है उसका थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये सुनकर ब्लेन उसके ऊपर भड़क जाता है कि जितना दिया जा रहा है उसके ऊपर ही काम करो, नहीं तो और भी लोग हैं जिसको मैं ये काम दे सकता हूँ। तो हैंक भी चुपचाप अपना काम करने लगता है। अब प्यास के फोन में उसको रेने की तरफ से मैसेजेस आया था जिसपे उसका ओल्ड फोटो था, मतलब वही वाला फोटो जो रेने ने लिया था। इसीलिए हैंक यहाँ पर रेने को समाप्त करने के लिए, मतलब प्यास और रेने इन दोनों को समाप्त करने का ठान लेता है। इसीलिए वो जल्द से जल्द रेने के घर पर जाता है, उससे मार कर बेहोश कर देता है और इन दोनों को एक गाड़ी पर डिक्की में फेंक देता है। मतलब उसका प्लान था वही, उसके पास जो डेजर्ट है ना, उसी डेजर्ट में इन लोगों को मार के फेंक देगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं ब्लेन की वाइफ आनी ये आर्ट को यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। अब आनी उससे डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे जवान क्यों दिख रहे थे, मुझे सारा सच बता दो क्योंकि मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। अभी आर्ट वही फल के बारे में, जिस फल को वो खा के थोड़ी देर के लिए जवान हो गया था, उस फल के बारे में आनी को कुछ नहीं बताता, बल्कि झूठा मोटा कुछ बोल देता है कि तुमने कुछ और देखा होगा वगैरह वगैरह, इस टाइप का सब बोल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं इन लोगों को, मतलब वाली, सैम और जूडी, इन तीनों को वही क्रिएचर दिखता है, वो अभी मर चुका था। सैम यहाँ पर इस क्रिएचर को देख के बोलता है कि मैंने जिसको देखा था उसके सर पर कुछ अजीब से निशान नहीं थे, बल्कि इस क्रिएचर के सिर पर कुछ निशान है, तो हो सकता है ये डिफरेंट क्रिएचर हो। और साथ ही साथ उन लोगों को कई सारे क्रिएचर्स के साउंड भी सुनाया जाता है, तो ये लोग समझ जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स है। अब सैम को फिर से अपनी बीवी देखने लगती है, मतलब वहां पर फिर से वो हेलुसिनेट कर रहा था। अब सैम, जूडी और वाली ये तीनों इधर से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लेन यहाँ पर कुछ बात डिस्कशन करने के लिए सैम की बेटी यानी कि क्लियर को बुलाया था। अब उसको वो बताने लगता है कैसे तो कुछ दिन पहले सैम इन लोगों का जो मॉर्ग सेक्शन है वहां पर चले गए थे और तो और उसने जैक की बॉडीज के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया है और धीरे धीरे सैम मेंटली अनस्टेबल होता जा रहा है। मतलब ये सब बात कहकर वो कहीं ना कहीं क्लियर को मना रहा था कि सैम को द मैनर पर शिफ्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं आर्ट वही पौधा जहाँ पर उगा था, जहाँ से वो फल खाया था, वहां आ गया था और उसके पीछे पीछे ब्लेन की वाइफ मतलब एनी भी आ चुकी थी। अब उसको वो बताने लगते हैं कि ये जगह पहले माइनिंग एरिया था, जिस प्रॉपर्टी को ब्लेन और उसके वाइफ यानी कि हनी ये दोनों ने खरीदा था। एक बार माइनिंग करते हुए इन लोगों को एक अंडा मिला था, जिस अंडे से एक जानवर बाहर आया और बिल्कुल इसी जगह पर ये पेड़ भी उगा हुआ है। और वो एक्सेप्ट करने लगती है कि ये लोग वो जो अंडे से जो क्रिएचर निकला था उसका ब्लड पीते हैं, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा जवान रहते हैं। बट एज ए व्यूअर तो हमें पता है कि वो जो इंसेक्ट है इन लोगों का ब्लड का कलर ब्लू है ना कि ऑरेंज, तो ये कैसे हुआ हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब आने उससे पूछते हैं, फिर से पूछते हैं कि तुम टेम्परली जो जवान हुए वो कैसे हुआ। और सडनली आने का आंख जो है ऑरेंज ग्लो करने लगता है, जिसको देखते हुए डर कर आर्ट सच बता देता है कि यहाँ पर जो पेड़ था जिससे एक फल उगा था जिसको मैंने खा लिया था, अब उसका एक बीज है जो मैं तुम्हें देता हूँ, ये तुम खा लो। ये कहकर वो डर कर वो बीज उसे दे देता है, जिसको आनी खा लेती है। बट सडनली वो वोमिट करके ब्लैक लिक्विड कुछ उसके माउथ से निकलता है। इसका मतलब है ये तरीका उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है और जिस तरीके से ये लोग जिंदा रह रहे वो तरीका भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसीलिए आनी पूरी तरह से डेस्परेट है। अब आर्ट इन लोगों का सच जान चुका था, इसीलिए इसे मारने के लिए आनी उसके ऊपर हमला करने लगती है। अब आनी पूरी तरह से उसका चेहरा पता नहीं कुछ अजीब सा हो गया था, डरावना हो गया था। हेल्प कह के आर्ट चिल्ला रहा था, तभी उसका आवाज ये तीनों सुन लेते हैं, मतलब सैम, जूडी और वाली ये तीनों भी उसी टनल में थे ना, तो ये लोग सुन लेते हैं और उसे बचाने के लिए आगे आने लगते हैं। अब जैसे तैसे उसको बचा लेते हैं और ये चारों भागते हैं इधर से। दूसरी तरफ हैंक अभी प्याज और रिने को इसी डेजर्ट में गाड़ने के लिए आया था, तभी इन दोनों को होश आ जाता है और ये लोग फाइट करके उस गाड़ी से जंप करते हैं और वो गाड़ी सडनली ड्राइव मोड में आ गया था और वो गाड़ी ऊपर से नीचे गिर जाता है, जहाँ से हैंक भी नीचे गिरकर मतलब समाप्त होता है कि नहीं हमें नहीं दिखाया जाता, बट वो नीचे गिर जाता है। और ये दोनों मतलब रिने और प्याज ये दोनों बच जाते हैं। ये दोनों गाड़ी चलाते हुए आगे आते हैं। तब तक वहाँ पर सैम, वाली, जूडी और आर्टी ये चारों भी आ चुके थे। अब ये 6 लोग एक दुकान पर बैठकर बातें करने लगते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ, मतलब अब तक जो भी हुआ आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर आनी अपने घर पर जा चुकी थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ब्लेन वहाँ पर एक बाथटब था, वहाँ पर वो ऑरेंज वाला गोल्डन लिक्विड जो है वो पूरा उस बाथटब में भरा हुआ था। उसी लिक्विड में आनी को वो डुबा देता है, जहाँ पर आनी जब निकलती है वो पूरी तरह से हील हो चुकी थी और
ब्लेन उसको बोलता है जो तुम्हारा ये हालत किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ये कहकर ये 5-6 लोग जहाँ पर थे उसी रास्ते ब्लेन निकलता है और सक्सेसफुली पकड़ भी लेता है। और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म होता है, चलता है एपिसोड 6 की तरफ। अब इन चारों को द मैनर में पकड़ के रखा हुआ था, बट इनमें से ये चारों मतलब सैम, आर्ट और जूडी और रेने, ये चारों को पकड़ के ये लोग मैनर पे रखे हुए थे और वाली इन लोगों का ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया था। ऑफर क्या है मैं अभी बता देता हूँ। और पैज सक्सेसफुली इधर से भाग गया था, मतलब जब तक ब्लेन इन लोगों को लेकर आया उससे थोड़े टाइम पहले पैज इधर से चला गया था। मतलब पैज इन लोगों के साथ मिला हुआ है, इसके बारे में सिर्फ हैंक को पता है। खैर, तो वाली ने क्या ऑफर एक्सेप्ट किया है उसके बारे में बता देता हूँ। अब वाली को ये लोग एज ए डॉक्टर यहाँ पर रखेंगे, बदले में उनके दोस्त यानी कि सैम और बाकी जो 3-4 मेंबर हैं उनको नहीं मारेंगे, इसीलिए वाली ने ऑफर एक्सेप्ट किया है। बट वाली क्लियरली इन लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप लोगों को कुछ दिनों के लिए वो मॉन्स्टर हंटिंग बंद करना पड़ेगा और सबके पैरों में एक डिवाइस लगाया जाएगा, जैसे हाउस अरेस्ट में लगाता है ना, उसी टाइप का एक डिवाइस लगाया जाएगा जिससे उन लोगों को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा सके। और इस क्रिएचर के इंसिडेंट के बारे में ये लोग बाहर रिपोर्ट नहीं कर सकते और कुछ दिनों के लिए ये लोग बरोस के बाहर भी नहीं जा सकते। अब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये लोग ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये लोग ये बात नहीं मानेंगे तो इनको फोर्सफुली मैनर पे रख दिया जाएगा और इवेंचुअली यहाँ पर इन लोगों को मतलब ब्रेन फ्लूइड जो क्रिएचर चूसता है ना, वो चूस के मार देगा, इसलिए इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर पैज रेने से मिलता है। पैज यहाँ पर रेने को एक वाकी टॉकी देता है क्योंकि ये लोग पब्लिकली ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं तो पैज के ऊपर भी ये लोग शक बढ़ता चला जाएगा। ये वाकी टॉकी की मदद से ये लोग बातचीत कर सकते हैं। और कुछ दिनों बाद बरोस की 75th एनिवर्सरी होने जा रहा है, जहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा कम होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर, बाहर से लोग आएंगे और इसी बात का फायदा उठा के ये लोग इधर से भाग सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सैम यहाँ पर अपने जो डिवाइस लगा था उसके पैर पे, उसका फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करके उसको कैसे तो हैक करके उस डिवाइस को अपने पैर से अलग कर देता है और वो ठान लेता है कि वो आज रात को इस डेजर्ट के थ्रू ये बाहर चला जाएगा, मतलब बरोस के बाहर चला जाएगा। दिन में तो वो नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात में हो सकता है, मतलब प्रोबेबली वो मर भी सकता है, बट फिर भी वो ट्राई करना चाहता है rather than dying in that manner। अब तक वाली उस जगह पे मतलब अपने काम पर ज्वाइन कर दिया था, उसको एक लैब मिला था। अब ब्लेन उसको आकर बोलता है कि तुम हमारे साथ जुड़े हो इसीलिए तुम्हें ये ऑरेंज लिक्विड दिया गया है, इसको तुम पी लो तो तुम हमारी तरह इमोर्टल हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं, और तो इससे तुम्हारा कैंसर भी ठीक हो जाएगा। अब पहले तो वाली थोड़ा हेजिटेट करता है बट वो पी लेता है। उसके बाद ब्लेन उसको एक काम देता है जिसको बोलता है द मदर को बचाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अब एज ए व्यूअर हमें मदर को नहीं दिखाया जाता, बट थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है आखिरकार ये मदर कौन है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, मतलब 50% बात 70% बात तो मैंने बोल दिया है, जो कि ऑलरेडी हमें ब्लेन की वाइफ आने से पता चल चुका था। जो अंडा मिला था उससे वही क्रिएचर जन्म लिया था जिसको ये लोग बोलते हैं द मदर। अब मदर ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है जिसको हम लोग देखे हुए हैं, वो स्पाइडर जैसे क्रिएचर है, उन लोगों को हमने देखा हुआ है। अब मदर के जो बच्चे हैं वो इन बुढ़े लोगों के ब्रेन फ्लूइड को पीते हैं और उसी फ्लूइड में से कुछ हिस्सा वो अपने मदर को पिलाते हैं और इससे वो मदर अभी जिंदा है। अब ये मदर का खून को, जो कि ऑरेंज कलर का है, इसके खून को ब्लेन और उसके जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने 5-10-15 लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, उनको ब्लेन अपनी तरह इमोर्टल कर दिया है। वो ऑरेंज खून दिला के और खुद बहुत ज्यादा पीता है वो, मतलब ये ऑरेंज खून ब्लेन और उसकी वाइफ ये दोनों ही सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं और यही ऑरेंज खून ज्यादा हैंक को चाहिए था। मतलब अगर आपको याद होगा, हैंक बोला था मुझे और थोड़ा ऑरेंज खून चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इन सब के बारे में वाली यहाँ पर रेने को बता रहा था। रेने यहाँ पे इनिशियली उसको कन्विंस कर रहा था कि हम ऐसे प्लान कर रहे हैं, मतलब 75th एनिवर्सरी जब होगा अब उस दिन हम 4-5 लोग इधर से भाग जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। बट इस ऑफर के लिए वाली रिजेक्ट कर देता है, मना करता है इस ऑफर को और बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर रहूंगा क्योंकि मैं उस मदर का खून का इस्तेमाल करके दुनिया में जितना भी बीमारी है उसको ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोग के पास इमोर्टल रहने का तरीका है, इसको ये लोग अपने लिए ही यूज कर रहे हैं। बट वाली ऐसा था कि वो इस खून को दुनिया की भलाई के लिए यूज करना चाहता था, जिससे दुनिया में जितना रोग वगैरह है, डिजीज वगैरह है, वो सब मिट जाए। अब रात में हम देखते हैं सैम बेचारा वो डिजर्ट पार करके अकेले ही रात पर एक शॉप पर रुकता है, मतलब शॉप बंद था तो बाहर बेचारा रुकता है और सुबह अपने बेटी को कॉल करके वहां पर बुलाता है। उसकी बेटी वहां पर आती है
बट उसको ऐसा लग रहा था कि सैम अभी पागल हो चुका है। मतलब सैम ऐसे फोन पे बोल रहा था कि यहाँ पर मॉन्स्टर है वगैरह वगैरह, इस टाइप का बोल रहा था। तो क्लेयर को लगने लगता है कि ब्लेन जो बोल रहा था कि सैम धीरे धीरे पागल हो रहा है, इसीलिए क्लेयर यहाँ पर फिर से वही बरूस लेकर उसे चली जाती है। सैम यहाँ पर उसको कुछ नहीं बोलता, उल्टा उसे माफ कर देता है। क्लेयर इधर से चली जाती है। हालांकि उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो रो रही थी। तभी उसका बात आर्ट से होता है। आर्ट यहाँ पर उसको कुछ बताता नहीं है, बिकॉज अगर वो भी बोलता है कि उसने मॉन्स्टर को देखा है तो क्लेयर को लगता है कि यहाँ पर जितने भी बुढ़े हैं वो सब कोई पागल है, इसीलिए वो उसको कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो प्लान करता है कि जूडी और इन्हें इन लोगों के साथ मिलकर वो सबसे पहले सैम को उस मैनर से निकालेगा। अब तक सैम को वही मैनर पे डाला गया है, मतलब सैम भी अभी कुछ दिनों में मारा जाएगा। वहां पर सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं वही लैब पर, वही मदर के जो बच्चे थे, वही क्रिएचर्स, वो आके मदर को अपना खून दे रहे थे और मदर से ऑरेंज खून बाहर निकाल दिया जाता था। अब वही मदर की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी दिख रही थी और कम्प्लीटली हेल्पलेस दिख रही थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं आनी ब्लेन से बातचीत कर रही थी, तभी आनी वही गन शॉट जो उसके शरीर पर था वो अब तक हील नहीं हुआ है, जिसको देखकर आनी बहुत ज्यादा रोने लगती है कि अभी मदर की खून उसको हील नहीं कर पा रही, इसलिए आनी बहुत ज्यादा परेशान थी। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनली वाली को एक तरीका मिल गया था जिससे मदर को बचाया जा सके। वो तरीका ये था कि मदर की जो सेल्स है उसको रीजेनरेट किया जाएगा और ये सब उसके जो बच्चे हैं उसके खून से पॉसिबल है। अब इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए ब्लेन यहाँ पर इंसिस्ट करता है कि आज ही ये ट्रांसफ्यूजन किया जाए, बट इसके लिए डॉक्टर मंसूर मना कर देता है। तो गुस्से में ब्लेन उसे मार देता है और वाली को काइंड ऑफ धमकाता है कि आज से तुम मेन डॉक्टर हो, तो जल्द से जल्द वो ट्रांसफ्यूजन करने का प्रक्रिया स्टार्ट करो। अब वाली भी पूरी तरह से डर गया था कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, कभी भी मेरे को ये लोग मार सकते हैं, और तो और इतने सालों से ये लोग मदर को बांध कर यहाँ पर रखे हैं सिर्फ और सिर्फ खुद जिंदा रहने के लिए। अब वाली ठान लेता है कि वो मदर को इधर से भगा कर ले जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो घर खाली करने के लिए जो औरत आई थी, मतलब पहले सीन में हमने जिसको देखा था कि वो सैम जिस घर पर रह रहा था उसको खाली करने के लिए क्लेयर से कुछ बातचीत करने आई है। क्लेयर वहां पर बहुत सारे CROTPs को देखकर चौंक जाती है और उसको वो गलती से ऑन कर देती है। तभी उसके सामने के थी और के भी शायद से वही ऑरेंज ब्लड पीकर अभी तक जिंदा है, इसीलिए उसका शरीर ऐसे तड़प रहा था और उसका फेस कैसे डिस्टॉर्ट हो गया था, जिसको देखकर क्लेयर 100% श्योर हो जाती कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स तो है। इसका मतलब मेरे फादर सैम करेक्ट बोल रहे थे। अब वो टीवी ऑफ कर देती है। के यहाँ पर बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इधर से जा रही हूँ बोल के वो चली जाती है। अब क्लेयर भी थोड़ा थोड़ा डर रही थी, बट वो दिखाती नहीं है कि वो डर रही है, नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं सैम भी यहाँ पर प्लान कर रहा था कैसे मुझे इस मैनर से निकलना पड़ेगा। तभी उसको एक लेडी दिखती है, वो उससे बातचीत करते हुए उसको और एक लेडी के बारे में पता चलता है जिसको मालूम है कि इस जगह से कैसे एडवर्ड बाहर निकलता था, बट उस लेडी के पास उसे सिगरेट लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं बोलेगी। अब सैम यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, मतलब वो एक गीत गाता है सबके सामने, जिसको सब कोई ऐसे नाचने और गाने लगते हैं और वहां पर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है क्योंकि सब स्टाफ्स बिजी हो जाते हैं सबको शांत करने के लिए। इसी बात का फायदा उठा के सैम वहाँ सिगरेट बॉक्स था उससे एक सिगरेट लेकर वही लेडी के पास जाती है। वो लेडी यहाँ पर बहुत सारी बात बोलती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब तक जो सैम को विजन आ रहा था, मतलब अपने वाइफ का विजन आ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि मदर ही उसको दिखा रहा था। मतलब मदर टेलीकाइनेटिक भी है, वो अपनी जगह पर बैठकर लोगों को टेलीपैथी के थ्रू कुछ भी विजन दिखा सकती है। अब मदर के लिए टाइम लीनियर नहीं है, बल्कि उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ एक साथ दिखने लगता है। अब फाइनली सैम उसे बेग करती है कि प्लीज मुझे बता दो कि इधर से भागना कैसे, मैं सिर्फ और सिर्फ इधर से भागना चाहता हूँ। तो वो लेडी बोलती है कि 5:15 पर यहाँ पर वहां पर जो बस स्टैंड है वहां पर बैठे रहो और उधर से तुमको भागने का रास्ता मिल जाएगा। अब सैम को इस बात पर यकीन नहीं होता, बट फिर भी वहां पर एक बस स्टॉप जैसा कुछ साइन था, वहां पर कुछ लिखा गया था कि यहाँ पर बस स्टॉप है, तो वहां पर सैम बैठ जाता है। जब 5:15 होता है तभी उस जगह एक डोर खुलता है जो कि वहां का एक स्टाफ आया था। तो इसी बात का फायदा उठा के, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो डोर खुला हुआ था, इसी टाइम का फायदा उठा के सैम उस डोर से बाहर निकलता है। तब तक सैम को बचाने के लिए यहाँ पर बाकी के लोग भी आ चुके थे, मतलब जूडी, रिने और प्यास, ये सब कोई आ चुके थे। हालांकि प्यास वहां
बाहर सिक्योरिटी के पोस्ट पर था, ताकि कोई अगर अंदर आ जाए तो प्याज वहां बाहर से इन लोगों को वाकी टॉकी की मदद से बता सके। खैर, तो सैम उस डोर के जरिए बाहर निकलता है, बट उसे और एक आदमी पकड़ लेता है। बट उसी टाइम रिने और जूडी भी आ गए थे और वो उस आदमी के ऊपर हमला करते सैम को इधर से बचा के ले जाते हैं। तब तक क्लेयर भी वहां पर आ चुकी थी, क्योंकि वो मैनर से अपने फादर को बाहर निकालना चाहती थी। वहां पर एक सिक्योरिटी अलार्म बजता है और ये मैनर शट डाउन हो जाता है, मतलब कोई बाहर नहीं आ सकता, कोई जो भी अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता। अब रेने, जूडी और सैम ये तीनों तो वही डोर के माध्यम से बाहर आ चुके थे, बट पैज और क्लियर ये दोनों फंस चुके थे। बट क्लियर अपने दिमाग का यूज करके कांच तोड़ के वहां बाहर आ जाती है। अब सब लोग एक गाड़ी पर बैठ के इधर से भागने लगते हैं। यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 8 की तरफ। अब ये लोग साथ में मिलकर कम्युनिटी सेंटर भागते हैं। वाली भी फोन कर कर बोलता है कि मैंने मदर को इधर से भगा लिया है, तो मुझे भी साथ पर लेकर चलो। तो ये लोग एक जगह पे रुकते हैं और डिस्कशन होता है कि आखिरकार मदर को मार दिया जाए या फिर बचाया जाए। हालांकि वाली बोल रहा था कि मैं मदर को जिंदा रखना चाहता हूँ, ताकि हम लोग सब जिंदा रह सके और मैं दुनिया में जितने डिजीज है उसको मिटा सकूं, उसके लिए क्यूर बना सकूं। बट मदर खुद चाहती थी कि वो मारी जाए और वो एक स्पेसिफिक जगह पर मरना चाहती थी, वो भी अपने बच्चों के साथ। अब वाली ऐसा नहीं चाहता था। अब जैसे जैसे ये लोग वाली को समझाते हैं कि हम लोगों को एक ना एक दिन मरना है वगैरह वगैरह, इस टाइप का सब भाषण देके उसको समझाता है। वाली भी थोड़ा इमोशनल होके मान जाता है। अब ये लोग प्लान करते हैं कि मदर को कैसे इधर से लेके जाए। अब मदर वही जगह पर मरना चाहती थी जहाँ पर वही पेड़ था, जहाँ पर 8 को पहले वो फल मिला था ना, वही जो पेड़ था वहां पर मरना चाहती थी, क्योंकि वहां पर ही उसका जन्म हुआ था। ये बातें सिर्फ और सिर्फ मदर टेलीपैथी के थ्रू सैम को बता रही थी और सैम बाकी सबको बता रहा था। तब तक इन लोगों को पकड़ने के लिए ब्लेन और उसकी टीम आ जाती है। इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आर्ट और जूडी ये दोनों उसी घर पर रुकते हैं। बाकी सब वही जो अंडरग्राउंड टनल था उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं, जिनमें रेने और प्याज ये दोनों मदर के जो बच्चे थे, इन लोगों को फ्री करने के लिए वो और एक टनल के थ्रू बाहर जाते हैं। अब ये लोग इस टनल पर आगे बढ़ रहे थे, तभी ब्लेन और उसकी वाइफ अन्नी ये दोनों जूडी से पूछताछ करते हुए जूडी को घायल कर देते हैं, बुरी तरह से घायल कर देते हैं। आर्ट यहाँ पर अपनी वाइफ को बचाने के लिए बोल देता है कि ये लोग सब टनल पर हैं, तो टनल का रास्ता ब्लेन बंद कर देता है। तभी सैम को एक आइडिया आता है, क्यों ना ये लोग वही CRO टिबिस की मदद से ब्लेन और उसके टीम के ऊपर हमला कर पाएंगे, क्योंकि ब्लेन और उसके टीम ने तो सबने वही मदर का खून पिया है ना, तो उसके ऊपर भी रिएक्शन होगा। अब ऐसा ही होता है, वाली सबको प्लान करके अपने तरफ बुलाता है और वहां पर कई सारे CRO टीवीज थे। अब इन सब के बारे में ब्लेन को कोई आइडिया नहीं था कि CRO टीवी से उसको कोई खतरा है। तो ब्लेन और उसकी टीम वहां पर खड़ी थी, तभी ये लोग टीवीज ऑन कर देते हैं और हम देखते हैं सब लोग छटपटाने लगते हैं। वहां पे 2-3 लोग तो ऐसे उड़ जाते हैं, मतलब मारे जाते हैं। साथ ही साथ ब्लेन की वाइफ मतलब एनी, वो भी उड़ जाती है, मतलब मारी जाती है। ब्लेन बहुत तड़प तड़प के नीचे गिरता है। हालांकि अभी उसका मौत नहीं हुआ है, बट इन लोगों को लगता है कि उसका मौत हो गया। खैर, तो सैम अभी मदर को वही जगह पर लेकर जाता है। अब मदर यहाँ पर एक्सप्लोड होने जा रही थी, मतलब वो बोलती है कि तुम मेरे से दूर चली जाओ, मैं एक्सप्लोड होने जा रहा हूँ। तभी वहां पर ब्लेन जो कि अभी बच गया था वो आ जाता है और सैम के ऊपर हमला करने लगता है। वो बुरी तरह से उसे मार रहा था, जैसे अभी का अभी उसे मार देगा। बट यहाँ पर मदर एक्सप्लोड हो जाती है और एक्सप्लोजन को कंटेन करने के लिए उसके जितने सारे बच्चे थे वहां आगे आते हैं और सारे के सारे वहां पर मारे जाते हैं। तभी सैम को एक विजन आता है जिसपे वो टेम्पररी अपने वाइफ के जो वाइफ जो मरने वाली थी वही वाले टाइम में टेलीपोर्ट हो गया था। अब वो आखिरी मोमेंट फिर से अपने वाइफ के साथ बिताता है और उसका आंख फिर से खुलता है, तो हम देखते हैं कि मदर अभी जिंदा नहीं है, सिर्फ उनका कंकाल वहां पर है और वहां पे जितने सारे क्रिएचर्स थे वो भी मारे गए। साथ ही साथ ब्लेन भी मारा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली मदर जिंदा नहीं है तो उसका जो खून है वो भी पावरलेस हो गया, तो उसके कारण ब्लेन भी ऑब्वियसली नहीं बच पाएगा, उसका बॉडी भी पूरी तरह से सड़ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़े दिन बीत जाते हैं और सैम और बाकी के जो मेंबर्स थे वो सबको मिलकर एक घर पे पार्टी कर रहे थे। अब सैम थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाता है और हम देख पाते हैं एज ए व्यूअर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो मिरर इमेज है वो थोड़ा फ्लिकर कर रहा है और यहाँ पर ये सीजन खत्म हो जाता है। ये जो लास्ट वाला सीन था वो थोड़ा एज ए व्यूअर हमें कंफ्यूजन में डाल देता है कि असल में सैम रियल दुनिया में है या फिर ये कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है मदर के द्वारा। बट आई थिंक कि
सैम अभी रियल दुनिया में है, क्योंकि वो जो थोड़ी देर के लिए मदर ने उसे हैप्पी मोमेंट पहुंचाने के लिए उसका वाइफ के साथ वही टाइम में उसको टेलीपोर्ट कर दिया था, और अभी सैम असली दुनिया में है। हालांकि मुझे लगता है कि जब मदर का एक्सप्लोजन हुआ उसका कुछ एनर्जी शायद से सैम के शरीर में भी रह गया है, इसीलिए उसका जो मिरर इमेज है वो थोड़ा फ्लिकर कर रहा था। हालांकि इसके बारे में हमें सीजन 1 में कुछ बताया नहीं गया, यहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है। मैंने सीजन 1 और उसका एंडिंग भी आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर अभी और कुछ सवाल वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, इसमें मेहनत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।